हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन एग्जाम 2024। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स एज पर कस्टम एक्ट 1962 इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड अप टू ए लिमिट ऑफ ऑप्शन ए 24 nautical miles from the baseline on the coast of India, B 12 nautical miles from the baseline on the coast of India, C 200 nautical miles from the baseline on the coast of India, D 100 nautical miles from the baseline on the coast of India. So correct answer is 200 nautical miles from the baseline on the coast of India. इंडियन कस्टम वाटर्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 कस्टम एक्ट में। डेफिनेशंस का सेक्शन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 24 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 to make rules for denaturing or mutilation of imported goods? A. Central Board of Indirect Taxes and Custom, B. Department of Revenue, C. Central Government, D. Chief Commissioner of Customs. So एक थंब रूल है कि रूल्स जब भी आपसे पूछा जाएगा कौन बनाएगा, रूल्स ऑलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर रेगुलेशंस पूछा जाएगा तो रेगुलेशंस बनाता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, या सिंपली इसको बी बोर्ड भी बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज C. What is the minimum value addition required for exporting under advance authorization scheme? So, chapter 4 अगर आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का पढ़ेंगे, FTP स्टैंड फॉर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो आपको पता चलेगा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में जो मिनिमम वैल्यू एडिशन होता है फॉर जनरल कमोडिटी 15% होता है। एक्सेप्शन है एक कि अगर टी के केस में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो मिनिमम वैल्यू एडिशन 50% होगा। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 10%। तो करंट आंसर इज 15%। As per Carter 2020, what is the minimum period for which an importer is required to keep origin related document related to Form First? Option A 2 years from date of filing of bill of entry, B 10 years from filing of bill of entry, option C 5 years from date of filing of bill of entry. None of the above. So correct answer is option C, 5 years, up to 5 years ओरिजिन रिलेटेड डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को अपने पास रखने पड़ेंगे। नंबर 5, व्हेन डिड कस्टम एक्ट 1962 come into force? 1st April 1963, A. B option is 1st April 1963, C is 1st April 1962, D is 1st July 1962. So correct answer is 1st February 1963 is answer. So इसके बारे में आप सेक्शन 1 में देख सकते हैं कि कब लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ट्रांजैक्शन वैल्यू इज रिजेक्टेड, transaction value is rejected, following method for custom valuation are
used. 1 residual method, computative value method, 3 deductive value method, 4th transaction value of identical goods or similar good. Identify the sequential order of proceeding to the correct method. So जब गुड्स का वैल्यूएशन जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाती है तो सबसे पहले वैल्यूएशन करने के लिए गुड्स के आइडेंटिकल गुड्स या सिमिलर गुड्स से कंपेयरिंग करके उनका वैल्यूएशन किया जाता है। तो फर्स्ट 4, उसके बाद डिडक्टिव वैल्यू मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद कंप्यूटेटिव वैल्यू मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, फिर रेसिडुअल वैल्यू मेथड का यूज किया जाता है। सो हमारा करेक्ट ऑर्डर है 4 3 2 1। देख लेते हैं ऑप्शन 1 ए 4 2 3 1 रॉन्ग, 1 2 3 4 रॉन्ग, ऑप्शन सी 4 3 2 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 1 3 2 इज करेक्ट रॉन्ग। सो आंसर इज सी। Under which section of Custom Act 1962 Assistant Deputy Commissioner of Custom may remit duty on lost, destroyed or abandoned goods? So that direct question from section 23. So section 22 wrong, 24 is wrong, 23 is correct, 21 is wrong. So correct answer is C. Question number 8. Among the following are the purpose to prohibit importation and exportation of goods into India under section 11 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उन पर प्रोविजन सेक्शन 11 के अंतर्गत क्यों लगाया जाता है। ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज करेक्ट, ऑप्शन बी प्रिवेंशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन इज करेक्ट, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द क्लासिंग Classification, grading or marketing of goods in international trade is correct. So answer is D. All of the above correct. Question number 9. Under which section of Custom Act 1962 controlled delivery regulations 2022 has been made? So correct answer is section 109A. So one is section 110 of Custom Act 1962 wrong, section B 109A of Customs Act 1962 correct, section C 108 is of Custom Act wrong, section 107 of Custom Act 1962 is correct. Question number 10. Fill in the blanks as per Drug and Cosmetic Rules 1945. No cosmetic containing dash shall be imported. So ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंतर्गत सर्टेन कंपाउंड्स को रिस्ट्रिक्टेड और बैन किया गया है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए और स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जिनमें लेड, आर्सेनिक और मरकरी कंपाउंड्स हैं। प्राइमरीली आप इन तीनों को याद रखें। सो आर्सेनिक, ऑप्शन ए, आर्सेनिक और
लेड कंपाउंड करेक्ट। ऑप्शन बी हेक्साक्लोरोफेन, ये हमको भी मालूम नहीं है, पर ऑप्शन सी मरकरी कंपाउंड इज करेक्ट। सो इफ ए एंड सी आर करेक्ट, so answer is D. So it should be also under restricted category under drug and cosmetic rules. So hexachlorophane is also under restricted category. सो इससे पता हमें चलता है कि अगर हमें कुछ ऑप्शंस के बारे में जानकारी है तब भी हम उस क्वेश्चन के सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST ऑन इम्पोर्ट of goods is levied. Goods is levied under the section, which section of Custom Tariff Act 1965. So under section 3 of Custom Tariff Act 1975 और section 5 of IGST ST 2017। So option 1 is section 4 of Custom Tariff Act read with section 5 of IGST is wrong. Section 4 of Custom Tariff Act read with section 5 of Central Goods and Service Tax wrong. Section 3 of Custom Tariff Act read with Central Goods of Section 5 of Central Goods of Service Tax wrong. So Section 3 of Custom Tariff Act read with section 5 of Integrated Goods and Service Tax is correct. So answer is B. What do PMV referred in a shipping bill means? A. Present making value, B. Product manufacturing value, C. Present market value, D. Product market value. So correct answer is present market value. Section number 13, question number 13. An appeal against the order of Commissioner of Appeal in case of involving importer of goods as a baggage lies under Custom Acts. A. Jurisdictional High Commissioner, High Court. B. None of the above. C. State. D. Additional Secretary. Revisionary Authority is correct answer. Question number 14. Which of the following options is not correct? Is not correct with respect to customs and central excise duty drawback rules. Exporter can make an application for fixing drawback if amount of drawback determined for class of goods is less than 80% of duties paid on material used in production of said goods. Option number B, the drawback amount shall not exceed 1/4 of market price of the export product. So it is wrong because it is 1/3. The rate of duty drawback is determined by central government is correct.
This one is correct. So answer is B. Answer is B. Answer. Under which section of Custom Act 1962 the proper officer may reassess duty levy on the imported goods? Section 18 is wrong. Section 16 is wrong. Section 17 relates to assessment and reassessment is correct. Section 13 is not related to assessment. So answer is C. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आगे के क्वेश्चनों का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे.